अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम अंजुम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल रियल कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले बोहर्स की बायोग्राफी पर एक नजर डालते हैं। नील बोहर एक डेनिश फिजिस्ट था। 1912 में इसने अपनी पोस्ट डॉक्टरेट के रिसर्च के लिए रदरफोर्ड को ज्वाइन किया। 1913 में इसने क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर एक एटॉमिक मॉडल पेश किया और 1922 में इसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया। डियर स्टूडेंट, हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर के एंड में हमने डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। अगर अभी तक आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर मेरा लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से क्लिक करें और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर मेरा लेक्चर देखें। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट पर ओवरकम करने के लिए बोहर ने क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। टू ओवरकम द objections of Rutherford atomic model and to explain the hydrogen spectrum, Bohr proposed a quantum mechanical model of atom. This model was based on the quantum theory of radiation and the classical law of physics. आइए अब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट को समझते हैं। Negatively charged electrons are revolving around the nucleus in same way as the planet are revolving around the sun. बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं। The path of electron is circular. इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सर्कुलर पाथ में होती है। The force of attraction between the nucleus and the electron is equal to the centrifugal force of the moving electron. और इसने कहा कि न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होती है। The electron in an atom revolve around the nucleus in one of the circular path. हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में सर्कुलर पाथ, न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी, और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। सो ईच ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, और हर ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। द एटम हैज अ न्यूक्लियस, एटम में एक न्यूक्लियस होता है। वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जहां पे उस एटम के तमाम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ये बात हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ चुके हैं कि एटम के साइज के मुकाबले में न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, और जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी एटम के सेंटर में मौजूद होता है। बाय द टाइम the electron remains in any one of the stationary orbit. टाइम के साथ साथ जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक एक स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रहता है, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव नहीं करता, इट डज नॉट लूज एनर्जी, तो वो ना तो एनर्जी लूज करेगा और ना ही वो गेन करेगा, दोनों काम नहीं होंगे। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रहेगा तो वो ना एनर्जी लूज करेगा और ना ही वो गेन करेगा। सच अ स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड और नॉर्मल स्टेट, और इलेक्ट्रॉन की उस स्टेट को ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट कहा जाता है। इन ग्राउंड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मिनिमम, और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो मिनिमम होगी, यानी कम से कम होगी। एंड इट विल बी द मोस्ट स्टेबल स्टेट। डियर स्टूडेंट, याद रहे कि जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी कम एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स होता है तो इसकी एनर्जी मिनिमम होती है, इसलिए ग्राउंड स्टेट उस इलेक्ट्रॉन की सबसे
स्टेबल स्टेट होती है। Out of infinite number of possible circular orbit around the nucleus, the electron can revolve only on those orbit whose angular momentum is an integral multiple of h over 2 pi. डियर स्टूडेंट, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के गिर्द इनफाइनाइट नंबर ऑफ यानी लामहदूद तादाद में ऑर्बिट हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई के बराबर होता है। जैसा कि आप देखें कि ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द ये एक ऑर्बिट है, इसके बाद ये एक ऑर्बिट है, फिर एक ऑर्बिट है, फिर इस ऑर्बिट है। इसी तरह नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं और इसके बाद भी ऑर्बिट हो सकते हैं और इनके दरमियान में भी ऑर्बिट हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर होते हैं, उनकी कोई तादाद नहीं है, लामहदूद ऑर्बिट्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट के अंदर गर्दिश करते हैं, उन्हीं ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ यानी इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई वैल्यू के बराबर होता है। इसका फार्मूला ये है कि mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। mvr इज रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम एंड nh ओवर 2 पाई, वेयर m इज द mass of electron, v is the velocity of electron and r is the radius of orbit, h is the Planck's constant, जो कि हम क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने क्वांटम थ्योरी पे मेरा लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। इट्स वैल्यू इज 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -34 जूल सेकेंड, और n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहाँ पे अगर हम पहले ऑर्बिट की बात करेंगे, याद रखें कि ऑर्बिट की जो नंबरिंग है वो न्यूक्लियस से स्टार्ट की जाती है। जो न्यूक्लियस से सबसे पहले होता है वो पहला ऑर्बिट, उसके बाद जो ऑर्बिट आएगा वो दूसरा, और उसके बाद जो आएगा वो तीसरा। तो जो अगर पहला ऑर्बिट है तो n की जगह पे 1 होगा, और अगर यहाँ पे दूसरे ऑर्बिट की हम बात कर रहे होंगे यानी एंगुलर मोमेंटम हम दूसरे ऑर्बिट का फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और अगर हम एंगुलर मोमेंटम हम तीसरे ऑर्बिट का फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो अगर एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू को इक्वल आता है, इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू होता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू नहीं आता तो इसमें इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। The energy of electron in an orbit is proportional to its distance from the nucleus. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं। अगर ऑर्बिट और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इस ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर ऑर्बिट और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो इस ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी कम होगी। हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम हो जाएगी। इस बात को हम एक डायग्राम से भी समझते हैं कि ये देखें कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द ये मुख्तलिफ ऑर्बिट दिए गए हैं। ये ऑर्बिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू 7 है। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट, रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो मैंने पहले भी बताया आपको, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब ऑर्बिट होगा उसको पहला ऑर्बिट कहा जाता है, और उसके बाद वाले को दूसरा, और उसके बाद वाले को तीसरा। इसलिए जो सबसे पहला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी E1 है, और जो इसके बाद वाला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी E2 है, और जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद वाले ऑर्बिट की उससे ज्यादा, और उसके बाद वाले ऑर्बिट की
उससे ज्यादा होगी। इसको हम जरा इस बात से इस इक्वेशन से समझते हैं कि E1 की एनर्जी सबसे कम होगी और E2 की उससे ज्यादा, E3 की E2 से ज्यादा, और E4 की एनर्जी जो होगी वो E3 से ज्यादा, और E5 की जो एनर्जी होगी वो E4 से, और इसी तरह आगे चलते रहेंगे। As long as electron remain in a particular orbit, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एक खास ऑर्बिट के अंदर रहेगा, इट डज नॉट रेडिएट और अब्सॉर्ब एनर्जी, तब तक ये ना तो एनर्जी को रिलीज करेगा और ना ही ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। द एनर्जी इज इमिटेड और एब्सॉर्ब when absorb only when an electron jump from one orbit to an another orbit। जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब या रिलीज सिर्फ इमिट उसी वक्त होगी जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। अब हम देखते हैं कि एनर्जी रिलीज कब होगी, यानी इमिटेड कब होगी, और एब्सॉर्ब कब होगी। इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द 3 ऑर्बिट दिए गए हैं। पहला ऑर्बिट सबसे कम एनर्जी का, और उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और उसके बाद जो ऑर्बिट दिया गया है वो उससे ज्यादा एनर्जी का है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की, जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट है वो हाई एनर्जी ऑर्बिट है, और जो न्यूक्लियस के बाद वाला ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो जो न्यूक्लियस के सबसे करीब ऑर्बिट है वो लो एनर्जी ऑर्बिट है, और उसके बाद वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो हाई एनर्जी, यानी हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाएगा। तो ऐसा करने के लिए इसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जा रहा है। तो एनर्जी रिलीज करने के बाद ये लो एनर्जी पे, जब ये एनर्जी रिलीज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी यानी दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था वो दूसरे ऑर्बिट में मौजूद था, और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी पहले ऑर्बिट से ज्यादा होती है, और जब ये पहले ऑर्बिट में आ गया तो इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हम अगर दूसरी डायग्राम को देखते हैं इसी तरह, तो यहाँ पे भी 3 एनर्जी लेवल हैं। ये लो एनर्जी लेवल, ये उससे ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिट, और ये उससे ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दरमियान वाले ऑर्बिट में है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ गया था। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ लेके जाएं, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी से कम है, तो ये लो एनर्जी ऑर्बिट है एज कंपेयर टू थर्ड ऑर्बिटल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट के अंदर जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। इसको लो से हाई एनर्जी के लिए जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो देखें दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा। इस तरह जब इलेक्ट्रॉन, इससे हमें ये पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। आई होप you have understand this topic. Thank you very much.